नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। नवंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे। यहां दोनों ही नेताओं ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बतौर लोकसभा उम्मीदवार जनता को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने भी प्रियंका के लिए प्रचार किया। इस दौरान दोनों ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि जब राहुल ने वायनाड से चुनाव लड़ा तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी और बीजेपी ने राहुल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं आप लोगों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूं कि आपने ऐसे मुश्किल समय में राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी वायनाड की जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका के लिए प्रचार किया। राहुल ने कहा कि ये पहली बार है कि मैं अपनी बहन के लिए प्रचार करने के लिए किसी सभा में आया हूँ। मेरे पहले चुनाव के दौरान मेरी बहन ने मेरे लिए प्रचार किया और तब से वो ऐसा कर रही है। उन्होंने हमारी माँ और पिता के लिए भी प्रचार किया। वो पूरे समय एक प्रचारक रही है और अब तक कभी चुनाव में खड़ी नहीं हुई, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रही है और मैं दावा करता हूं कि वो वायनाड के लिए बेस्ट एमपी साबित होगी। इससे साफ है कि प्रियंका और राहुल दोनों ही वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान पर डटे हुए हैं। बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा करना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि केंद्र में सरकार की सहयोगी टीडीपी के उपाध्यक्ष ने इस बिल को रोकने की बात कर दी है। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू का कहना है कि हमें इस बिल को नाकामयाब करने के लिए काम करना है। यह भारत की बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 सालों में यहाँ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेकुलर जहन के इंसान हैं। वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नजर से देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। टीडीपी उपाध्यक्ष नवाब जान के इस बयान से दिल्ली तक सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को टीडीपी का समर्थन हासिल है, और अगर सदन में टीडीपी इस बिल का समर्थन नहीं करती है तो बीजेपी ये बिल पास नहीं करवा पाएगी, और ऐसे में बीजेपी और टीडीपी में बिल को लेकर मतभेद का असर सीधे तौर पर पीएम मोदी की कुर्सी पर पड़ता हुआ भी दिख सकता है। झारखंड में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को ध्यान में रखकर 150 संकल्प जारी किए गए हैं। इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान किया गया है। साथ ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके बाद घाटशिला में शाह ने रैली की, जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अवैध घुसपैठियों को शह दे रही है। बीजेपी की सरकार आने पर उन्हें बाहर किया जाएगा। शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा तो हेमंत सोरेन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां ना एनआरसी लागू होगा और ना ही यूसीसी, यहां सिर्फ सीएनटी एसपीटी होगा। ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं। ये विषैला जहर उगलते हैं। उनके आगे विषधर भी असफल है। इन लोगों से बच के रहना है। 5 साल के दौरान हम लोगों ने कितनी चुनौतियों का सामना किया, ये आप सभी ने देखा है। हेमंत ने कहा कि जुमलाबाज बीजेपी के लोग यहाँ के बेटा आदिवासी मूलवासी को हटाना चाहते हैं। जब हम लोग आपके लिए काम करना यहाँ शुरू किए तो सरकार गठन के बाद इन लोगों ने झूठे आरोप में मुझे जेल में डाल दिया। इन्हें यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें यहां से मतलब है तो यहाँ की खनिज संपदा से मतलब है, और झारखंड के खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया ये नहीं दे रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने हमारे कार्यकाल को पूर्ण नहीं होने दिया। 1 माह हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, इन्होंने 1 महीने पहले ही चुनाव करा दिया। इन्हें पता था कि अगर 1 माह मैं और यहाँ के लोगों के लिए काम कर दिया तो इनकी पूरी महाराष्ट्र में एनडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि फडणवीस ने उन्हें एक झूठा हलफनामा देने को कहा था। इस हलफनामे में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अजित पवार पर कई गंभीर आरोप लगाने थे। देशमुख ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो झूठे आरोप लगाकर किसी का करियर बर्बाद नहीं करेंगे। दरअसल ये मामला 2021 का है, जब तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। देशमुख ने अपनी आत्मकथा डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर में खुलासा किया
कि तब उन्हें फडणवीस की तरफ से ऑफर आया था। उनके इस खुलासे ने फडणवीस और बीजेपी दोनों को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। इस बीच बीजेपी नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। उल्लासनगर से बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। प्रदीप रामचंदानी ने एक सभा के दौरान कहा कि अब कोई गद्दार नहीं रहा, जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राजनीति की परिभाषा बदल गई है। जिन लोगों ने गद्दारी की वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, हम उन्हें खुददार कहेंगे। बीजेपी नेता का ये बयान सीएम शिंदे पर तंज माना जा रहा है। हालांकि अभी तक सीएम शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उनके बयान से बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद छिड़ सकता है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर के लाल चौक पर धमाका हो गया है। लाल चौक पर संडे मार्केट की भीड़ के बीच ग्रेनेड फेंका गया। इस घटना में अब तक 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर टीआरसी ऑफिस के पास हुआ। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उस वक्त वहां भारी भीड़ मौजूद थी। संडे के दिन इस इलाके में संडे मार्केट लगता है और छुट्टी होने के कारण लोग भी ज्यादा से ज्यादा बाजारों को निकलते हैं। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर आतंकियों ने यह हमला कर दिया, जिससे भारी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घायल लोगों को केवल ग्रेनेड के छर्रे लगे हैं। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष खरीदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। बता दें कि बीते दिन श्रीनगर का खान्यार, अनंतनाग और बांदीपोरा में सेना के हमलावरों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं इस कार्रवाई में 4 जवान भी घायल हो गए थे और एक दिन बाद ही एक और हमला हो गया। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। ऐसे में जहां अंतिम समय पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका में इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का न सिर्फ सबसे नजदीकी चुनाव बताया जा रहा है, बल्कि अभी से कई विवादों से भी घिरने लगा है। पूरी चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। खासकर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सार्वजनिक मंचों से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके वोटर को वोट देने से रोकने की साजिश चल रही है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि कमला हैरिस की बढ़ती लोकप्रियता और जनसमर्थन को देखते हुए ट्रंप घबराए हुए हैं। ऐसे में उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन हालात में अमेरिका का चुनाव आयोग भी सतर्क दिखाई दे रहा है। आयोग की तरफ से खुद पर उठ रहे सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग को चिंता इस बात की है कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल कोई आम आदमी नहीं बल्कि दिग्गज उठा रहे हैं। और जिस तरह से 2020 के चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों को स्वीकार नहीं किया था, काउंटिंग में धांधली के आरोप लगाए थे और इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। ऐसे में इस बार के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही सतर्क है। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और वोटिंग के बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो यूपी उपचुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। इस बीच राज्य में पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। हाल ही में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर जगह जगह चस्पा करवा दिए। तो वहीं अब सपा ने एक बार फिर पलटवार करते हुए एक और पोस्टर जारी कर सीधे सीएम योगी को निशाने पर ले लिया है। बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी तो जीतेगी। ये पोस्टर सपा नेता अमित चौबे ने लगवाया है। उनका आरोप है कि प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी पहले एक मठाधीश हैं, वो इंसानियत और अपनत्व की बात नहीं करते हैं, प्रदेश के विकास की बात नहीं करते हैं, बल्कि बांटने और काटने की बात करते हैं। इस पोस्टर के माध्यम से हमने दलित, अगड़ा और पिछड़ा सभी की भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोने का काम किया है। बता दें कि हाल ही में जब सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने इसे राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब नारा बताया था। वहीं भाजपा और सपा के बीच चल रहे इस पोस्टर वॉर में अब बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने नारा दिया है, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। अब इससे एक बात साफ है कि जैसे जैसे उपचुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम पार्टियों के बीच जारी पोस्टर वॉर ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया।